नमस्कार, मेरा नाम रामानुज प्रताप सिंह धुर्वे है। मैं शासकीय बाला साहब देशपांडे महाविद्यालय कुनकुरी में सहायक प्राध्यापक इतिहास के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करूँगा वो विषय है वाणिज्यवाद और व्यापार का ह्रास, व्यापार का पतन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1757 से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है, काल है, वो वाणिज्यवाद का काल कहलाता है। वाणिज्यवाद के चरण की जो शुरुआत है वो 1757 से होती है। वाणिज्यवाद का जो चरण है उसमें जब कंपनी बंगाल पर अधिकार करती है तो एक वाणिज्यवाद का युग की शुरुआत होती है जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चलता है। यह प्राचीन साम्यवादी प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग था। वास्तव में आक्रामक राष्ट्रवाद का आर्थिक प्रतिकार था, आक्रामक राष्ट्रवाद का आर्थिक स्वरूप था। इसके लिए कंपनी कई तरीके अपनाती है। वाणिज्यवाद के इस चरण में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी वाणिज्यवाद को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ऐसे नीतियां लाती है जिससे क्या होता है, भारत के व्यापार का पतन हो जाता है। अंग्रेज, अगर हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ से ही भारत में एक मुक्त व्यापार या कहें एक निःशुल्क व्यापार के लिए प्रयत्नशील थी। सबसे पहले उनको 1651 में बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति मिल जाती है, लेकिन 1717 के जो फर्रुखसियार के फरमान हैं उसमें परिवहन और सीमा शुल्क से उनको जो मुक्ति मिलती है वो उनको बहुत लाभ पहुंचाता है। उसके बाद 1757 की जो प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद अंग्रेजों के जो नीतियों में काफ़ी ज़्यादा अधिकतर मतलब बहुत आमूलचूल परिवर्तन आता है। 1757 का प्लासी युद्ध एक बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन लेके आया। अब बंगाल की जो राजनीतिक नियंत्रण के सहारे कंपनी भारतीय व्यापार और उत्पादन पर एकाधिकारपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में लग जाती है। उनके द्वारा जो स्थापित नीतियां हैं उनके कारण ही भारत में का व्यापार का पतन हो जाता है। अगर हम 1757 के पहले की बात करें तो 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में माल या बहुमूल्य धातुएं लाती थी, बदले में कपड़े, मसाले आदि जो भारतीय माल है उनको लेके विदेश में बेचती थी और काफ़ी मुनाफा कमाती थी। कंपनी ब्रिटेन और दूसरे देशों में भारतीय मालों के लिए नए नए बाजार तलाशते रहती थी। तो यहाँ जो भारतीय शासक हैं उनको वो भी उन्होंने इनको प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि यहाँ से अधिक संख्या में निर्यात वहाँ होता था। इसमें भारतीय वस्तुओं की लोकप्रियता तो अपने चरम पे थी। समस्त यूरोपीय देशों में इनकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड हुआ करती थी। लेकिन बाद के कारणों में, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है 1757 प्लासी युद्ध, जब बंगाल में उनको राजनीतिक अधिकार मिल जाता है, उसके बाद स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। कंपनी अब चाहती है भारत में व्यापार पे एकाधिकार करना, तो इसलिए कई ऐसी नीतियां लाती है जिससे कारण क्या होता है, भारत का व्यापार का पतन होता है। अगर हम कारणों की बात करें, किन किन कारणों से भारत में भारतीय व्यापार का पतन हो गया, तो हम उसको कुछ पॉइंटों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो कारण है वो है व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ तत्कालीन समय में डच, फ्रांसीस आदि कंपनियां भी थी। लेकिन अब क्या करेंगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल विजित हो जाएगा तो वो बंगाल का जो अपने पसंद के नवाबों को वहाँ गद्दी पे बैठाना चालू कर देगी और धीरे धीरे जो यूरोपीय कंपनी हैं उनको उनका व्यापार छीनने लगेगी। ये अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करेगी कि जो उनको कच्चा माल है या फिर भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं वो उन्हीं को प्राप्त हो। तो इससे भी, इस कारण से भी क्या होगा, भारत का व्यापार का ह्रास होना प्रारंभ होता है। दूसरा कारण था क्षेत्र विस्तार। कंपनी ने अब भारतीय राजवाड़ों से, राजाओं से युद्ध लड़ना चालू किया क्षेत्र विस्तार के। उन्होंने बंगाल विजय की, आंग्ल मैसूर युद्ध किया, आंग्ल मराठा युद्ध किया और धीरे धीरे भारत का राजनीतिक शक्ति को में भारत की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बन गई। इसका कारण क्या था, उनका सोचना था कि अगर वो सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बन गई तो वो यहाँ के व्यापार पे पूर्ण रूप से एकाधिकार कर पाएगी। कंपनी के रूप में तो वो मजबूत थी, लेकिन राजनीतिक शक्ति के कारण वो व्यापार पे और मजबूती से स्थापित हो सकती थी। इसी प्रकार तीसरा उन्होंने एक प्रयत्न किया, उन्होंने उत्पादकों व कारीगरों को
अन्य यूरोपीय वस्तुओं को बेचने से रोका। मतलब भारतीय जो उत्पाद बनाते थे, जब वो राजनीतिक शक्ति स्थापित हो गए तो वो उन्होंने अपने गुमस्तों के माध्यम से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि भारतीय जो कारीगर हैं वो अन्य यूरोपीय व्यापारियों को अपने वस्तुएं ना बेच सकें, भले ब्रिटिश की तुलना में ऊंचे दाम में क्यों ना दे, लेकिन ये सुनिश्चित करने में वो सफल रहे कि भारतीय जो कारीगर हैं वो व्यापार अपना जो माल है सिर्फ ब्रिटिश व्यापारियों को ही दें। ठीक, ये भी व्यापार के लिए भारत में नुकसानदायक साबित हुआ। अगर हम बात करें राजनीतिक जो सत्ता हथियाने के बाद ब्रिटिशों ने एक सुनिश्चित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया। ये प्रशासनिक ढांचा ऐसा था जिसके अनुसार वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को लाभ पहुंचाता। वो प्रशासनिक ढांचा ब्रिटिश ये सुनिश्चित करता था कि भारतीयों का जो संपर्क है सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों से हो और अन्य किसी व्यापारियों से ना हो। इसी प्रकार अगर हम बात करें लगान नीति में संशोधन, अंग्रेजों ने ऐसे लगान नीति लाए राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने के बाद जिससे वो ब्रिटिश पे नियंत्रण हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उत्पादन पद्धति में परिवर्तन कर दिया। उत्पादन पद्धति में परिवर्तन के परिणाम तो उन्होंने क्या किया, वस्तुओं के उत्पादन, जैसे बुनकरों से इन्होंने पहले से पेशगी देने चालू कर दी। बुनकरों को पहले से पेशगी दे दी जाती थी कि उनको जिनको इतना उत्पादन करना है। इसी प्रकार जैसे कपास है तो इन्होंने अपने राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया कि बुनकरों को कच्चा माल ही प्राप्त ना हो, जिससे वो जो कारीगर हैं जो वस्त्र बनाते हैं वो ना बना पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और एक जो महत्वपूर्ण कारण है भारत के व्यापार के पतन कम होने का, वो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति ने उसकी अर्थव्यवस्था और भारत के साथ उसके आर्थिक संबंधों को पूरी तरह बदल के रख दिया था। तो जो ये औद्योगिक क्रांति के साथ साथ जो परिवर्तन हुए, उन्होंने भी क्या किया, भारत के व्यापार का पूरी तरह से पतन कर दिया। अगर हम औद्योगिक क्रांति को आधार रख के देखें तो उसके भी कुछ कारण हमें नजर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ब्रिटिश का व्यापार पहले से तेजी से फैला हुआ था। युद्ध और उपनिवेशों के द्वारा ब्रिटेन ने अनेक विदेशी बाजारों पर अपना एक अधिकार कायम कर लिया था। इन निर्यात बाजारों के कारण ब्रिटेन के जो निर्यातक उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिसमें उत्पादन और संगठन की अधिकतम तकनीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। और जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति विकसित हुई तो उन्होंने आसानी से अपने उपनिवेश और जो अल्पविकसित देश हैं वो उन पर अधिकार करना चालू कर दिया, ताकि उनको आसानी से कच्चा माल मिल सके और जो वहाँ की फैक्ट्रियों से वहाँ से जो उत्पादन हो रहा है वो उनको बाजार की रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसी प्रकार दूसरा अगर हम बात करें, जो वाणिज्यवाद के इस चरण में ब्रिटेन में पूंजी का बहुत ज़्यादा जमाव हो गया था और ये पूंजी सामंतों के पास ना होकर उद्योगपति और व्यापारियों के पास थी। तो उद्योगपति थे अगर सामंतों के पास रहता तो सामंत उसको विलासिता में उसका उपयोग कर लेते, लेकिन व्यापारियों और उद्योगपतियों के पास होने से बड़ा लाभ क्या हुआ कि ये जो उद्योगपति हैं अधिक से अधिक उत्पादन पर जोर देते थे और व्यापारी क्या करते थे, उनको व्यापार करते दूसरे देशों में निर्यात करते थे। तो इसके कारण उसके बाकी देशों के जो व्यापार में पतन होने लगा। अगर हम अगले कारण की बात करें तो ब्रिटेन में इस समय ऐसी सरकारें थी बनी जो व्यापारियों और उद्योगपतियों का जिस पे बहुत प्रभाव था। तो इसलिए ये जो सरकारें रहेंगी वो बाजार तथा उपनिवेशों को दूसरे देशों से मतलब बाजार की जो नीतियां थी और जैसे आयात निर्यात के जो शुल्क हैं उनको ऐसे रखते थे जिससे इनके जो उद्योगपति और व्यापारियों को फायदा हो सके। तो औद्योगिक क्रांति के हम इसमें कई सारी चीज हमको देखने को मिलता है। उद्योगपतियों के एक शक्तिशाली जो वर्ग थे, उसने ब्रिटेन में जो उद्योगपतियों का शक्तिशाली वर्ग बना, उसने भारतीय प्रशासन और इसकी नीतियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार हैं उस पर चोट करना चालू किया। 1769 में ब्रिटिश उद्योगपतियों ने एक कानून बनाकर कंपनी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वह प्रतिवर्ष 3,80,000 पाउंड लगभग के जो ब्रिटिश कारखानों का माल है उसको निर्यात करे। 1793 में उन्होंने फिर कंपनी को एक वादे किया कि अपने जहाजों प्रतिवर्ष 3,000 टन माल ढोने की छूट दे अन्य को। ठीक इसी प्रकार ये निर्यात इस भारत से उनका निर्यात लगातार बढ़ते रहा और 1813 तक
जो ये सूती कपड़ों का जो निर्यात है वो 700 गुना हो गया। मतलब 1794 में 156 पाउंड ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात हुआ था और 1813 में 1,10,000 पाउंड का सूती कपड़ों का निर्यात हुआ। और ये जो बढ़ोतरी जो हो रही है इसके पीछे जो उद्योगपतियों का बहुत बड़ा हाथ था और व्यापारियों का। उद्योगपतियों ने, लंकाशायर के उद्योगपतियों ने जानबूझ के ब्रिटिश सरकार पे ऐसे दबाव डाले कि जो भारतीय जो कपड़ा उद्योग है उसका पतन हो और ब्रिटिश जो कपड़ा उद्योग है उनका विस्तार हो। इसी प्रकार भारत सरकार ने अब मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना चालू किया। मुक्त व्यापार की नीति से अपनाने से क्या हुआ, अब तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार करती थी, तो जो ब्रिटिश माल है वो थोड़ा सीमित रूप में आता था। लेकिन जब मुक्त व्यापार से क्या हुआ, अब ब्रिटिश माल भारतीय बाजारों में पड़ गए। ठीक, भारत में ब्रिटिश माल बिना किसी शुल्क के या मामूली आयात शुल्क के साथ आने लगे। लेकिन यही अगर भारतीय माल जो उनसे अच्छे किस्म के भी थे, अगर वो वहाँ जा रहे थे ब्रिटिश में, तो उनको काफ़ी मात्रा में काफ़ी हैवी आयात शुल्क का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके कारण भी क्या हुआ, भारतीय व्यापार का पतन हो गया। जब हम बात करें, जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा मैं, 1824 में भारत में मोटे सूती कपड़ों का आयात शुल्क ब्रिटेन में 67.5% था और भारतीय मलमल पे वहाँ आयात शुल्क 37.5% था। इसी प्रकार जो भारतीय चीनी पर जो शुल्क लगता था वह उसकी लागत का 3 गुना से अधिक था और कई सामानों में तो इंग्लैंड में यह शुल्क 400% से भी अधिक हो जाता था। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, भारत का जो निर्यात है वो धीरे धीरे नीचे गिर गया। भारत को अब मजबूर किया गया कि वो मतलब अपने ब्रिटिश जो आर्थिक नीतियों के हैं उनके परिणामस्वरूप भारत को मजबूर किया गया कि वो अपने तैयार माल का निर्यात करने की जगह कच्चा माल, जो कपास है, कच्चा रेशम है, उन मालों का निर्यात करे। फिर धीरे धीरे जो नील, चाय जैसे बगानों के उत्पादन या अनाजों का निर्यात करे, जिसमें ब्रिटेन में कमी थी। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ जानबूझ के ऐसे बनाई गई। ठीक, कुछ राजनीतिक एकाधिकार की बात करें, चाहे क्षेत्र विस्तार की बात करें, आर्थिक नीति परिवर्तन की बात करें, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप वहाँ के जो लंकाशायर, मैनचेस्टर के जो ब्रिटिश व्यापारियों के दबावपूर्वक नियम के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे वहाँ आने वाले भारतीय उत्पादों का आयात शुल्क ऊंचा रखा। तो ये सब कारणों के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे भारतीय व्यापार का पतन हो गया। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारतीय एक प्रमुख व्यापारिक देश हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशों ने भारत के अपने वणिकवाद के काल में भारतीय व्यापार का पूरी तरह से पतन कर दिया और भारत को एक प्रमुख निर्यातक देश से प्रमुख आयातक देश में बदल दिया। धन्यवाद।